मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है, जिस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होते हैं, किसी भी चार्ज के वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड बना उसके रीजन में, तो इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करने के लिए कुछ इमेजिनरी लाइंस ड्रॉ करते हैं जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करता है। जो लाइंस का टेंजेंट होता है वो उसका डायरेक्शन बताता है। उसी तरीके से किसी रीजन में मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करने के लिए ग्राफिकली हम लोग कुछ इमेजिनरी लाइंस का हेल्प ले सकते हैं और उसी लाइंस को बोलेंगे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में दो मेजर डिफरेंस है कि अगर मैं साइड में थोड़ा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को भी रिकॉल कर दूं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होता था, पॉजिटिव चार्ज से ओरिजिनेट होते थे और नेगेटिव चार्ज पे टर्मिनेट होते थे। और इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइंस कभी भी क्लोज लूप नहीं होते थे। इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइंस जो है वो कभी भी ये क्लोज नहीं हो सकता है। रीजन पॉजिटिव से ओरिजिनेट हुआ तो नेगेटिव पे टर्मिनेट होगा, नहीं तो इन्फिनिटी पे टर्मिनेट होगा। पॉजिटिव से ओरिजिनेट होकर वापस पॉजिटिव पे तो नहीं आएगा। और क्या कैसे कहते हैं, दो फील्ड लाइंस एक दूसरे को कट नहीं कर सकता है कि अगर दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को कट कर दिया तो एक ही जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड के दो डायरेक्शन होंगे, लेकिन एक जगह पे एक ही इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होता है। तो दो लाइंस एक दूसरे को कट नहीं करने चाहिए। और इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइंस क्लोज लूप नहीं होगा, हालांकि इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्लोज लूप होते हैं। इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में हम लोग नेक्स्ट चैप्टर EMI चैप्टर में देखने वाले हैं। उसी तरीके से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का भी कुछ प्रॉपर्टी है। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है, तुमको आउटसाइड मैग्नेट तो आउटसाइड मैग्नेट जो होता है ये नॉर्थ टू साउथ जाता है और इनसाइड मैग्नेट जो है ये हमेशा साउथ टू नॉर्थ जाता है। इसका मतलब जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर क्लोज्ड लूप, हमेशा ये क्लोज लूप के फॉर्म में होगा। ओपन तुम्हें कब दिखेगा, जैसे माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी आ गया, तो इन्फिनिटी से इन्फिनिटी गया तो उसको भी हम लोग इन जनरल क्लोज लूप ही बोलते हैं। इसलिए मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को इन जनरल बोल सकते हो क्लोज लूप। जैसे कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड्स की बात अगर करोगे तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड अगर है, सॉरी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है तो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में लाइंस इस तरीके से पैरेलल दिखाएंगे, लेकिन इसको भी क्लोज लूप ही जैसा ही ट्रीट किया जा सकता है, क्योंकि ये आ कहाँ रहा है, सह रहा है इन्फिनिटी, जा कहाँ रहा है इन्फिनिटी। इन्फिनिटी को कौन देखने जा रहा है, इन्फिनिटी को तो अनडिफाइंड लोकेशन है, तो इसको भी क्लोज लूप के जैसा बोलेंगे। और अगर नॉन यूनिफॉर्म का केस हो गया तो नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है वो इस तरीके से पैरेलल नहीं होगा। यूनिफॉर्म है तो ये सारे लाइंस कैसे दिखाएंगे, पैरेलल लाइंस। और नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कुछ इस टाइप से हो सकते हैं। तो पैरेलल लाइंस है तो यूनिफॉर्म, पैरेलल नहीं है तो नॉन यूनिफॉर्म। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को क्लोज लूप ट्रीट करना है। मैग्नेट में क्या होगा, आउटसाइड मैग्नेट नॉर्थ से साउथ, इनसाइड मैग्नेट साउथ से नॉर्थ। तो चलो जैसे एक मैग्नेट का हम लोग फील्ड लाइंस ड्रॉ करते हैं। तो अगर अपने पास इस तरीके से बार मैग्नेट है तो ये इसके पोल अगर इधर नॉर्थ हो गए, ये साउथ हो गए, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आउटसाइड मैग्नेट नॉर्थ से निकल के साउथ पे आएगा। तो अगर कोई एक स्ट्रेट लाइन सीधा वाला ये लाइन खींचो तो ये क्या हो रहा है, नॉर्थ से निकल के इन्फिनिटी गया, ये इन्फिनिटी से निकल के साउथ पे आया। तो एक तरीके से बोल सकता है ना, नॉर्थ से इन्फिनिटी गया और इन्फिनिटी से साउथ आया, यानी आउटसाइड मैग्नेट नॉर्थ से साउथ आया, लेकिन किसके थ्रू, इन्फिनिटी होते हुए आया ये वाला लाइंस। लेकिन इनसाइड मैग्नेट देखो तो साउथ से नॉर्थ, तो इनसाइड मैग्नेट साउथ से नॉर्थ, आउटसाइड मैग्नेट
नॉर्थ से वाया इन्फिनिटी होते हुए साउथ पे आए। लेकिन अगर और लाइंस की बात करो तो इस तरीके से हो जाएगा। कुछ और लाइंस यहां पे पास में जो इधर से घूम के आएगा। तो क्लियर है कि आउटसाइड मैग्नेट ये लाइंस किधर जा रहा है, तो ये सारे मैग्नेट नॉर्थ के पोल से बाहर निकल के और ये साउथ में आके इंटर कर रहा है, और इनसाइड मैग्नेट क्या हो रहा है, ये सारे लाइंस साउथ से निकल के नॉर्थ में जा रहा है। तो बार मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हो। इसी तरीके से अगर कोई करंट कैरिंग वायर है तो इसका मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एमईसी चैप्टर में खींचा था, तो ये भी देखो इस तरीके से क्लोज लूप्स बनते हैं। तो ये यहां पे क्या हो गया, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्लोज लूप हो गए। यहां पे भी देखो तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्लोज लूप हो गए। तो इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्लोज लूप होते हैं। अगर सिंगल टर्न का भी केस देखो कि अगर इस तरीके से किसी करंट कैरिंग लूप की बात करें तो इसमें करंट अगर इस तरीके से घूम रहा है तो इसमें भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या हो जाएगा, तो अगर इधर से देखें तो करंट अपने को क्या दिख रहा है, क्लॉकवाइज, तो इसके बीच में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस तरीके से जा रहा होगा। क्लियर है? तो यहाँ पे ये करंट कैरिंग सर्कुलर वायर हो गया और इसका मैग्नेटिक फील्ड लाइन। लेकिन इसको अगर ये बार मैग्नेट से कंपेयर करो तो देखो तो दोनों का मैग्नेटिक फील्ड लाइंस काफ़ी एक दूसरे से मिलता जुलता है। तो यहाँ पे लाइंस बाहर आ रहा है तो इसका मतलब इधर की साइड में हम इसको नॉर्थ बोल सकते हैं और इधर के साइड में साउथ बोल सकते हैं। इसका मतलब इट इज इक्विवेलेंट टू ए स्मॉल साइज मैग्नेट। ये स्मॉल साइज के मैग्नेट के जैसा हो गया कि इधर हो गए नॉर्थ, इधर हो गए साउथ। So we can say current carrying circular wire is equivalent to a small size magnet। और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बिल्कुल क्लियर हो रहा है कि सारे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस देखो तो क्लोज है। तो मैं सिर्फ ओपन एक ही सिचुएशन में दिखेगा जो इन्फिनिटी से इन्फिनिटी जा रहा है, लेकिन जनरल स्टेटमेंट में यही बोला जाता है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर क्लोज लूप। और इसी तरीके से जैसे एक टर्न्स के वजह से ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हुआ, तो ये देख सकते हो कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड है ये छोटे से मैग्नेट का इक्विवेलेंट है। कि छोटे से मैग्नेट में देखेंगे तो इधर पे नॉर्थ हो गया, इधर साउथ हो गया, तो इनसाइड मैग्नेट साउथ से नॉर्थ और आउटसाइड मैग्नेट नॉर्थ से साउथ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। तो इसका मतलब हम लोग बोल सकते हैं करंट कैरिंग सर्कुलर वायर इज इक्विवेलेंट टू स्मॉल साइज मैग्नेट। तो इसको एक छोटे से मैग्नेट के जैसा ट्रीट कर सकते हैं। हाँ, इसका जो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट m हो जाएगा वो इसके बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पे मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट क्या बोल देते हैं, NIA। तो इसका मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट पोल स्ट्रेंथ इनटू सेपरेशन। तो यहाँ m इंटू 2d और इसका मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट क्या हो जाएगा, तो नंबर ऑफ टर्न्स n, करंट I एंड एरिया A। और इसी तरीके से ये करंट कैरिंग वायर को अगर सोलिनॉइड बना दिया जाए तो जो सोलिनॉइड है वो भी तुम्हें एक मैग्नेट के इक्विवेलेंट होगा, लेकिन वहां पे मैग्नेट का साइज थोड़ा सा स्मॉल नहीं लेके लार्ज लिया जा सकता है। मतलब अगर अपने पास एक सोलिनॉइड है, देखो तो अगर सोलिनॉइड में करंट इस तरीके से जा रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इसके इधर बने, तो इसका मतलब क्या, इस सोलिनॉइड में
यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बाहर निकल रहा है, तो यहाँ पे इसको नॉर्थ पोल ट्रीट कर सकते हैं, और यहाँ पे लाइंस इन कर रहा है तो इसको साउथ पोल ट्रीट कर सकते हैं। तो अब देखो कि आउटसाइड, तो इसका मतलब ये क्या हो गया, एक मैग्नेट के इक्विवेलेंट हो गया। यहाँ पे देखो तो ये दोनों एक दूसरे का इक्विवेलेंट हो गया, तो ये क्या हो गया, सोलेनॉइड, और ये हो गया बार मैग्नेट। तो करंट कैरिंग लूप किसी स्मॉल साइज के मैग्नेट का इक्विवेलेंट हो गया, और एक सोलेनॉइड जो है और ये जो बार मैग्नेट है ये दोनों एक दूसरे का इक्विवेलेंट हो गया। तो सोलेनॉइड का भी मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट m हो जाएगा, तो इसका मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, इसके नंबर ऑफ टर्न्स n, करंट I, एरिया A, तो यहाँ मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट NI है, और यहाँ का मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट क्या हो जाएगा, पोल स्ट्रेंथ इनटू इसका दोनों पोल के बीच का डिस्टेंस को अगर हम लोग 2d लिख दें या 2l लिख दें तो m इंटू 2l। सो सोलेनॉइड एंड बार मैग्नेट ये एक दूसरे का क्या हो गया, इक्विवेलेंट। मतलब यहां पे जो हर छोटे छोटे टर्न्स है, तो ये बेसिकली एक, जैसे यहां पे देखा ना करंट कैरिंग लूप एक छोटे से मैग्नेट के बराबर हुआ, तो यहां पे बहुत सारे करंट कैरिंग लूप है, तो हर करंट कैरिंग लूप को एक छोटा छोटा स्मॉल साइज का अगर मैग्नेट ट्रीट करेंगे तो ये सारे मैग्नेट आपस में, तो जैसे ये साउथ नॉर्थ साउथ नॉर्थ साउथ नॉर्थ साउथ नॉर्थ, तो ये सारे मिलके एज ए इक्विवेलेंट एक लार्ज साइज का बार मैग्नेट हो गया। सो करंट कैरिंग जो सोलेनॉइड है वो बार मैग्नेट के इक्विवेलेंट होगा, और करंट कैरिंग रिंग जो है वो भी एक स्मॉल साइज के इक्विवेलेंट मैग्नेट होगा। और दोनों का मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट क्या, तो अगर बार मैग्नेट की बात करेंगे तो पोल स्ट्रेंथ इनटू सेपरेशन, और यहाँ पे सोलेनॉइड का मतलब मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट NIA हो गए। अब अगर अपने को मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का अंडरस्टैंडिंग हो गया है तो हम लोग मैग्नेटिक फ्लक्स डिफाइन कर सकते हैं। जैसे तुम्हें ध्यान हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का अंडरस्टैंडिंग के बाद इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस डिफाइन करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से हम लोग इलेक्ट्रिक फ्लक्स फिर कैलकुलेट करते हैं। तो जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के प्रोपोर्शनल होते हैं। तो उसी तरीके से जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो भी क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस किसी सरफेस में जो पास कर रहा है उसके प्रोपोर्शनल हो जाएगा। तो जिस तरीके से इलेक्ट्रिक फ्लक्स को मैं यहाँ पे साइड में लिख देता हूँ कि अगर इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बात करें तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स को डिफाइन किया गया था इंटीग्रेशन E.dA, कि अगर किसी लोकेशन पे एक छोटा सा एरिया हमने काटा तो ये छोटा सा एरिया वेक्टर हो गया था dA, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है E, तो इस छोटे से एरिया में फ्लक्स कितने हो गए, E.dA। इस छोटे से एरिया में फ्लक्स कितने हो गए, E.dA, मतलब E.dA cos थीटा। तो अगर कोई सरफेस बड़ा सा है तो इस पूरे सरफेस में फ्लक्स कितने होने चाहिए, इंटीग्रेशन E.dA। उसी तरीके से मैग्नेटिक फ्लक्स की भी बात करेंगे तो किसी सरफेस में अगर मैग्नेटिक फ्लक्स निकालना है तो इसमें एक छोटा सा एरिया कट किया तो एरिया वेक्टर जो होता है उस प्लेन के परपेंडिकुलर हो गया, और इस जगह पे अगर मैग्नेटिक फील्ड B है तो इस छोटे से एरिया में फ्लक्स d फाई क्या हो जाएगा, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स को भी फाई से रिप्रेजेंट करता है, मैग्नेटिक फ्लक्स को फाई से रिप्रेजेंट करता है, सफिक्स में E लिख देंगे तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स, B लिख देंगे तो मैग्नेटिक फ्लक्स। तो छोटे से एरिया में मैग्नेटिक फ्लक्स क्या हो जाएगा, तो B.dA। चूंकि इलेक्ट्रिक फ्लक्स के टाइम पे काफ़ी डिटेल में कैसे कैसे ये रिजल्ट आता है उस चीज़ को देखे ही हो, तो यहाँ पे ज़्यादा उसमें टाइम हम लोग नहीं लगाते हैं, तो उसी के एनालॉगी से आसानी से बोल सकते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स किस में, तो स्मॉल सा एरिया dA वेक्टर में अगर इस जगह मैग्नेटिक फील्ड B है तो फ्लक्स क्या हो जाएगा, B.dA। और रीजन वही है कि फ्लक्स जो है बेसिकली वो उस एरिया में से नंबर ऑफ लाइंस कितने पास कर रहे हैं उस पर डिपेंड करेगा। तो इस वजह से जो फ्लक्स होता है वो एरिया पे भी डिपेंड करता है और मैग्नेटिक फील्ड पे भी डिपेंड करेगा। अगर मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांगर होगा तो फ्लक्स ज़्यादा होगा, मैग्नेटिक फील्ड वीक होगा तो लाइंस कम होंगे तो फ्लक्स कम होंगे। एरिया अगर लार्जर लेंगे, एरिया का वैल्यू ज़्यादा होगा तो ज़्यादा लाइंस पास कर सकते हैं। तो इसलिए फ्लक्स किस पे डिपेंड करेगा, एरिया पे, मैग्नेटिक फील्ड पे, लेकिन दोनों वेक्टर पैरेलल होने चाहिए सो दैट कि जो प्लेन है उसके परपेंडिकुलर होगा, तो इसलिए उसकी वजह से डॉट प्रोडक्ट को लगाया गया। तो इसलिए मैग्नेटिक फ्लक्स क्या हो जाएगा, B.dA। तो टोटल फ्लक्स कितने हो जाएगा, इंटीग्रेशन B.dA। तो इसलिए मैग्नेटिक फ्लक्स का क्या मतलब हो गया, इंटीग्रेशन B.dA। इलेक्ट्रिक फ्लक्स हो गया E.dA। ठीक है ना, कि जैसे कि मान लो कि अगर एक मैं सिंपल सा केस लेता हूं, तो अगर यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड B यूनिफॉर्म है,
तो अगर बी यूनिफॉर्म है और यहां पे एक आर रेडियस का सरफेस ले लिया जाए, तो इस तरीके से कि इसका प्लेन इस मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के परपेंडिकुलर है, तो इसका एरिया वेक्टर देखेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे एरिया वेक्टर और बी पैरेलल हो गए। तो इस केस में फ्लक्स पूछेगा तो क्या हो जाएगा, तो बी डॉट डी ए का मतलब हो गया बी यूनिफॉर्म है, तो जब बी यूनिफॉर्म है तो ये बाहर आ जाएगा। इफ बी इज यूनिफॉर्म तो उस केस में बोल सकते हो मैग्नेटिक फ्लक्स किसके बराबर, बी डॉट ए के बराबर। तो मैग्नेटिक फ्लक्स हो गया बी डॉट ए, यहाँ पे बी यूनिफॉर्म है तो बी ए और कॉस 0, तो इसका मतलब बी ए। तो इस तरीके से सरफेस रखने का मतलब इस सरफेस में यहाँ पे लाइंस ज़्यादा से ज़्यादा पास करेगा, और अगर इसी सरफेस को रोटेट कर दिया जाए थीटा एंगल पे तो बी यूनिफॉर्म ही है, यही सेम केस, लेकिन अब सरफेस को हमने ऐसे टिल्ट कर दिया। तो इस तरीके से टिल्ट किया कि इसके जो एरिया वेक्टर है वो मैग्नेटिक फील्ड के साथ थीटा एंगल बना रहा है। तो अब देखो कि इसको अगर इस सरफेस ऐसे थे, सरफेस को ऐसे जैसे जैसे घुमाते जाएंगे लाइंस कम होगा, और इस तरीके से आने से लाइंस 0 हो जाएगा। तो इस तरीके से आने से एरिया वेक्टर इधर हो गए, तो जब बी वेक्टर और एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर है तो इस सरफेस में लाइंस पास नहीं कर रहा है, तो उस केस में फ्लक्स 0। और जब सरफेस ऐसे है तो यहाँ लाइंस ज़्यादा से ज़्यादा पास कर रहा है, इसलिए फ्लक्स क्या हो गया, ज़्यादा से ज़्यादा, और थीटा एंगल बना रहा है। आए समझ में डॉट प्रोडक्ट क्यों ले रहे हैं, क्योंकि इस पोजीशन में फ्लक्स ज़्यादा है, थीटा एंगल पे हो गया तो फ्लक्स कम हो गए। तो बेसिकली एरिया का जो कंपोनेंट इधर ए कॉस थीटा आएगा, यानी ये जो प्रोजेक्टेड एरिया बनेगा यहाँ, तो ये जो प्रोजेक्टेड एरिया बनेगा वो कितने बनेंगे, ए कॉस थीटा के बराबर। ये एरिया इससे कम होगा, तो ए कॉस थीटा के एरिया में जो लाइंस पास करेगा वही इसमें लाइंस पास करेगा। इसलिए इस केस में अगर फ्लक्स पूछेगा तो कितने हो जाएगा, तो यहाँ पे फ्लक्स हो जाएगा बी डॉट ए, तो इसका मतलब हो जाएगा यहाँ पे बी ए कॉस थीटा। क्लियर है, और इसमें थीटा 0 हो गए तो कॉस 0 1 हो गए, और थीटा 90 कर देंगे तो फ्लक्स 0 हो जाएगा। उस केस में सरफेस में से लाइन ही पास नहीं करेगा। वो इस तरीके का केस मान लेते हैं कि थर्ड कर दे रहा हूं इसको, कि अगर बी इस तरीके से यूनिफॉर्म है और कोई सरफेस ऐसा है, सो दैट कि एरिया वेक्टर इधर गए, तो अब इस प्लेन में से लाइंस पास ही नहीं कर रहा है, इस वजह से यहाँ पे फ्लक्स कितने हो गए, तो यहाँ पे फ्लक्स हो गए बी डॉट ए, यानी बी ए कॉस 90, यानी फ्लक्स 0 हो गए। तो इसलिए फ्लक्स का मतलब क्या हो जाएगा, अगर बी यूनिफॉर्म है तो उस केस में फ्लक्स का मतलब बी डॉट ए, बी ए कॉस थीटा, और इन जनरल फ्लक्स को बोल सकते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स इंटीग्रेशन बी डॉट डी ए। जस्ट लाइक जैसे इलेक्ट्रिक फ्लक्स को बोलते हो क्लोज इंटीग्रल, इलेक्ट्रिक फ्लक्स को बोलते हैं इंटीग्रेशन ई डॉट डी ए। यहाँ भी ई यूनिफॉर्म है तो उस केस में ई डॉट ए बोलते हैं। और जिस तरीके से गॉसेस थ्योरम ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स होते हैं, उसी तरीके से गॉसेस थ्योरम ऑफ मैग्नेटिज्म भी होगा। तो गॉसेस थ्योरम ऑफ मैग्नेटिज्म क्या होगा, तो गॉसेस थ्योरम की बात जब हम लोग करते हैं तो इसका मतलब जो फ्लक्स है वो कैसे सरफेस में होना चाहिए, तो फ्लक्स का मतलब हम लोग क्लोज सरफेस में फ्लक्स की बात करते हैं। तो अगर कुछ ध्यान हो, गॉसेस थ्योरम ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, तो गॉसेस थ्योरम ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या था कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स, लेकिन कैसे सरफेस के लिए, क्लोज्ड सरफेस के लिए। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स फॉर द क्लोज सरफेस, यानी इलेक्ट्रिक फ्लक्स को बोलते हैं ई डॉट डी ए, लेकिन क्लोज सरफेस, तो क्लोज सरफेस को कैसे दिखाते हैं यहाँ इंटीग्रेशन में, क्लोज इंटीग्रल, तो क्लोज इंटीग्रल ई डॉट डी ए। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स फॉर क्लोज सरफेस यानी क्लोज इंटीग्रल ई डॉट डी ए। तो इसका वैल्यू किसके बराबर होते थे, चार्ज इनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट के बराबर। तो ये था गॉसेस थ्योरम ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो उसी तरीके से अगर गॉसेस थ्योरम ऑफ मैग्नेटिज्म की बात करें, गॉसेस थ्योरम ऑफ मैग्नेटिज्म, तो इसका मतलब यहां पे भी हम लोग मैग्नेटिक फ्लक्स कैलकुलेट करेंगे, लेकिन कैसे सरफेस के लिए, क्लोज्ड सरफेस के लिए। तो अगर क्लोज सरफेस की बात करेंगे यानी क्लोज इंटीग्रल बी डॉट डी ए, तो मैग्नेटिक फ्लक्स फॉर द क्लोज सरफेस यानी क्लोज इंटीग्रल बी डॉट डी ए, तो ये कितने होने चाहिए, तो जैसे उधर चार्ज इनक्लोज बाय एप्सिलॉन नॉट है, तो क्या यहाँ पे पोल स्ट्रेंथ है और बाय एप्सिलॉन नॉट है तो इनटू म्यू नॉट टाइप के कुछ होने चाहिए क्या, नहीं, तो वो नहीं होगा। कैसे,
तो अगर किसी मैग्नेट को ही, चलो बार मैग्नेट का केस देखते हैं, तो बार मैग्नेट का हमने मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हम लोगों ने कैसे ड्रॉ किया था, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आउटसाइड मैग्नेट साउथ से नॉर्थ, इनसाइड मैग्नेट आउटसाइड मैग्नेट नॉर्थ टू साउथ, इनसाइड मैग्नेट साउथ टू नॉर्थ। तो बेसिकली मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है वो क्लोज लूप है। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्लोज लूप हो गए। तो अगर हम लोग यहां सोचें कि अरे जैसे वहां चार्ज इनक्लोज था उस टाइप का यहां पे भी पोल को इनक्लोज करते हैं, तो क्या पोल इनक्लोज से कुछ रिजल्ट बनेगा क्या? तो अगर यहां पे सरफेस, ये हो गया हमारा गॉसियन सरफेस, ये हो गए गॉसियन सरफेस। तो मैग्नेटिक फ्लक्स किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है? लाइंस को। कितने लाइंस इसमें से पास कर रहे हैं। तो अगर देखो तो इस साइड में से लाइंस इसमें इन किए और इस साइड में से इसमें से लाइंस बाहर किए। क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हमेशा क्लोज लूप होते हैं, इसलिए जितने लाइंस इसमें से बाहर आए उतने लाइंस तो यहां से इन किए। तो इसमें क्या होगा कि नंबर ऑफ लाइंस इन इज इक्वल, मतलब नंबर ऑफ लाइंस एंटरिंग इज इक्वल टू नंबर ऑफ लाइंस आउटकमिंग। किसके लिए? गॉसियन सरफेस के लिए। तो कभी भी गॉसियन सरफेस जो होता है ये एक क्लोज्ड सरफेस होते हैं और इस वजह से हमेशा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो होगा, नंबर ऑफ लाइंस एंटरिंग इज इक्वल टू नंबर ऑफ लाइंस आउटकमिंग होगा। रीजन क्यों? एज मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर क्लोज लूप। तो हमेशा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्लोज लूप होते हैं, इसलिए क्लोज सरफेस में नंबर ऑफ लाइंस एंटरिंग और नंबर ऑफ लाइंस आउटकमिंग बराबर होगा। तो लाइंस का इन करना फ्लक्स नेगेटिव, लाइंस का बाहर आना फ्लक्स पॉजिटिव। तो जितने फ्लक्स नेगेटिव हैं उतने फ्लक्स पॉजिटिव है, यानी टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स हमेशा क्या रहेगा? जीरो। इसलिए यहां पे कुछ पोल स्ट्रेंथ इनक्लोज टाइप से रिजल्ट नहीं बनेगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में इलेक्ट्रिक फ्लक्स फॉर द क्लोज सरफेस हमेशा चार्ज इनक्लोज बाय एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि वहां पे किसी चार्ज को, अगर मान लो पॉजिटिव चार्ज को इनक्लोज किया तो वहां पे लाइंस सिर्फ बाहर आ रहे हैं। अगर यहां पे हमने कोई गॉसियन सरफेस लिए तो क्या हो रहा है? तो इसमें से लाइंस बाहर आ रहे हैं, इसलिए यहां पे फ्लक्स क्या हो गया? तो इस सरफेस के लिए फ्लक्स हो गया पॉजिटिव। तो जो पॉजिटिव चार्ज है ये प्लस क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट हो गए। लेकिन मैग्नेटिक फील्ड में ऐसा कभी भी नहीं होगा, क्योंकि यहां पे मोनोपोल तो बनते नहीं है कि नॉर्थ पोल और साउथ पोल अकेला तो रहता नहीं है। हमेशा जब भी नॉर्थ पोल रहेगा तो पास में साउथ पोल भी रहेंगे। और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस मैग्नेट के अंदर साउथ से नॉर्थ आ रहा है, फील्ड लाइन साउथ से नॉर्थ जा रहा है, तो आउटसाइड मैग्नेट नॉर्थ से साउथ जा रहा है। तो हमेशा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्लोज लूप है, इसलिए मैग्नेटिक फ्लक्स फॉर द क्लोज सरफेस हमेशा जीरो ही होगा। तो इसको बोलते हैं गॉसेस थ्योरम ऑफ मैग्नेटिज्म। अगर तुम किसी करंट कैरिंग वायर का भी केस लेते हो, तो इस वायर में करंट है, तो वहां भी देखो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होता है? क्लोज लूप ही होता है। तो अगर यहां पे भी कोई गॉसियन सरफेस, अगर हमने कोई सरफेस एस लिया, तो इस सरफेस में फ्लक्स फॉर दिस सरफेस क्या हो जाएगा? तो मैग्नेटिक फ्लक्स फॉर दिस सरफेस, तो फाई सफिक्स बी फॉर दिस सरफेस इज जीरो। क्लियर है? तो कभी भी एक क्लोज सरफेस लिया जाए तो मैग्नेटिक फ्लक्स फॉर दैट सरफेस इज जीरो। इसका मतलब हमेशा बोल सकते हो कि क्लोज इंटीग्रल बी डॉट डी ए इज ऑलवेज जीरो। चाहे वो करंट कैरिंग वायर के बगल में सरफेस ले लिया जाए या मैग्नेट में ले लिया जाए, और मैग्नेट में किसी पोल को इनक्लोज करो या बाहर भी ले लेते हैं। अगर कोई सरफेस मान लो तुमने यहां पे ले लिया, तो अगर इस सरफेस की भी बात करो तो यहां से देखो लाइंस इन कर रहे हैं और यहां से देखो तो लाइंस बाहर आ रहा है। तो नंबर ऑफ लाइंस इन, नंबर ऑफ लाइंस आउट हमेशा इक्वल हो गया। इसका मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स फॉर द क्लोज सरफेस इज ऑलवेज जीरो। अब देखो कि किसी मैग्नेटिक डायपोल को अगर एक्सटर्नल यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाए तो उसके ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा। इसी तरीके का सिचुएशन हम लोगों ने उधर देखा हुआ है पहले इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, इलेक्ट्रिक डायपोल इन एक्सटर्नल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो थोड़ा रिजल्ट को अगर रिकॉल करो कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग इस तरीके से यूनिफॉर्म लेते थे और इसके अंदर इलेक्ट्रिक डायपोल होते थे, इलेक्ट्रिक डायपोल मतलब टू इक्वल एंड अपोजिट चार्ज, तो डायपोल मोमेंट होते थे माइनस क्यू से प्लस क्यू के तरफ। तो डायपोल मोमेंट वेक्टर P होता था, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर E हो गए, दोनों के बीच का एंगल थीटा हो गया। तो यहाँ पे
फोर्स तो दोनों पे इक्वल एंड अपोजिट होते थे। नेगेटिव चार्ज पे फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट लगता था और पॉजिटिव चार्ज पे इलेक्ट्रिक फील्ड के अलॉन्ग। तो इसलिए इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स तो इस पे जीरो होते थे। टॉर्क कितने बनते थे? तो टॉर्क बनता था P क्रॉस E, जिसका कि मैग्नीट्यूड होते थे P साइन थीटा, और यहां पोटेंशियल एनर्जी बनते थे माइनस P डॉट E। तो पोटेंशियल एनर्जी माइनस P डॉट E, टॉर्क होते थे P क्रॉस E और फोर्स होते थे जीरो। तो उसी तरीके से अगर किसी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में मैग्नेटिक डायपोल रखा जाए तो मैग्नेटिक डायपोल अपने को किस तरीके से बनते हैं? दो तरीके से। भी हम लोगों ने पीछे देखा ना कि जो बार मैग्नेट है और सोलेनॉइड है वो दोनों एक दूसरे का इक्विवेलेंट है, या करंट कैरिंग लूप भी ले सकते हैं। तो अगर मान लो कि ये मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म हो गया, ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है और इसमें किसी करंट कैरिंग लूप को इस तरीके से रख दिया जाए, तो ये जो करंट कैरिंग लूप है इसका मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट m इधर बनेगा और ये b वेक्टर इधर हो गया। लेकिन ये b जो है वो कौन सा है? एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड जो बाहर से अलग से दे रखा है वो है, और ये करंट कैरिंग लूप का मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट वेक्टर m बनेगा, जो कि प्लेन के परपेंडिकुलर बनता है। m का रिजल्ट तुम्हें पता है ही, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट से ही देखते आ रहे हैं इस वाले केस को। तो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट कितने? तो इसमें नंबर ऑफ टर्न्स n, करंट I और इसका एरिया a। तो ये हो जाएगा मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, और डायरेक्शन ये जो प्लेन है इस प्लेन के परपेंडिकुलर, ये जैसे थीटा हो गया। और अगर डायपोल मोमेंट की बात करें तो मैग्नेटिक डायपोल एक तो करंट कैरिंग लूप से बनते हैं और दूसरा मैग्नेटिक डायपोल जो होगा वो बार मैग्नेट से बनेगा, किसी मैग्नेट से, परमानेंट मैग्नेट से। तो चलो अगर ये बार मैग्नेट है तो इसको भी अगर किसी एक्सटर्नल यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो ये B हो गया एक्सटर्नल यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, यहाँ पे हो गया नॉर्थ पोल, ये हो गया साउथ पोल। तो ये तो पूरा का पूरा देखो तो इलेक्ट्रिक डायपोल से बिल्कुल ही मैच कर गया, कि जैसे यहाँ पे डायपोल मोमेंट हम लोग बोलते हैं Q इंटू इसके बीच का सेपरेशन, उसी तरीके से यहाँ पे डायपोल मोमेंट M क्या बोला जाएगा? तो यहाँ पे डायपोल मोमेंट बोला जाएगा कैपिटल M, किधर की ओर? साउथ से नॉर्थ की ओर, जो कि किसके बराबर? पोल स्ट्रेंथ और इनटू इसके बीच का सेपरेशन 2L। ऐसे ही कुछ यहाँ पे भी लेते हैं, जो P का वैल्यू लेते हैं वो यहाँ पे क्या लेते हैं? तो यहाँ पे P का वैल्यू होता है Q इंटू 2D। तो दोनों चार्ज के बीच का डिस्टेंस अगर 2D है तो P का मतलब Q इंटू 2D, या M इंटू 2L। तो ये भी मैग्नेटिक डायपोल है, ये भी मैग्नेटिक डायपोल है, दोनों एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जैसे यहाँ पे जीरो लगा, तो करंट कैरिंग लूप पे तो लास्ट चैप्टर में ही देख चुके हैं, कोई भी जो अगर आपको क्लोज लूप किसी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में होते हैं तो इसके ऊपर फोर्स क्या हो जाएगा? जीरो। तो फोर्स बाय मैग्नेटिक फील्ड इज जीरो। टॉर्क भी आपने हम लोगों ने लास्ट चैप्टर में देख चुके हैं, गैल्वेनोमीटर के पहले, गैल्वेनोमीटर इसी प्रिंसिपल पे काम किया था। तो टॉर्क का मतलब किसके बराबर? तो किसी करंट कैरिंग लूप को एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाए तो टॉर्क किसके बराबर हो जाएगा? M क्रॉस B के बराबर। और ऑब्वियसली टॉर्क का मैग्नीट्यूड हो जाएगा MB साइन थीटा। तो ये रिजल्ट तो दोनों के लिए एक ही है, तो दोनों के लिए अलग अलग नहीं लिख के मैं कंबाइंड ही लिख देता हूं। तो M का फार्मूला दोनों केस के लिए यहां अलग अलग हो गए, लेकिन ये केस हो ये केस हो, दोनों केस में फोर्स बाय द मैग्नेटिक फील्ड जीरो। टॉर्क का फार्मूला क्या हो जाएगा? तो M क्रॉस B, जैसे टॉर्क इक्वल टू M क्रॉस B, गैल्वेनोमीटर के पहले हम लोगों ने टॉर्क का डिस्कशन किया था, टॉर्क इक्वल टू M क्रॉस B। यहां पे भी जो है फोर्स देख सकते हो, तो जो पॉजिटिव पोल स्ट्रेंथ है इस पे फोर्स मैग्नेटिक फील्ड के अलोंग लगेगा और नेगेटिव पोल स्ट्रेंथ पे मैग्नेटिक फील्ड के अपोजिट लगेगा। तो ये दोनों फोर्स इक्वल एंड अपोजिट हो जाएगा। ये वाला फोर्स हो जाएगा MB और ये वाला भी फोर्स का मैग्नीट्यूड हो जाएगा MB। तो दोनों फोर्स इक्वल एंड अपोजिट है, इसलिए नेट फोर्स यहाँ पे भी जीरो हो गए। और टॉर्क किस पे डिपेंड करेगा? तो फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, जो कि किसके बराबर हो जाएगा? तो फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस जब देखेंगे तो MB इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, अगर यहाँ पे 2L साइन थीटा हो गए तो यहाँ पे चलो टॉर्क का कैलकुलेशन कर भी देता हूँ। तो फोर्स हो गया MB और परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो जाएगा 2L, अगर ये एंगल थीटा है तो 2L साइन थीटा। तो M इंटू 2L किसके बराबर? कैपिटल M, तो कैपिटल MB साइन थीटा।
तो इसलिए टॉर्क का वैल्यू यहाँ पे भी क्या आ रहा है, एम बी साइन थीटा, और ये केस तो एमईसी में ही देख चुके हैं, टॉर्क का मतलब एम क्रॉस बी। तो कोई भी डायपोल है, ये भी मैग्नेटिक डायपोल है, ये भी मैग्नेटिक डायपोल है, दोनों केस में टॉर्क का वैल्यू क्या हो जाएगा, एम क्रॉस बी। एम घूम के किधर की ओर जाना चाहता है, बी की ओर, तो देख सकते हो यहाँ एम बी की ओर टॉर्क लगा रहा है, तो इसलिए टॉर्क का जो डायरेक्शन होगा वो एम क्रॉस बी से मिलेगा। और टॉर्क का मैग्नीट्यूड कितने हो गए, तो दैट इज द एम बी साइन थीटा। दोनों केस में, ये केस हो चाहे ये केस हो, दोनों को हम लोग बोल रहे हैं मैग्नेटिक डायपोल ही है। तो ये बार मैग्नेट का केस है, ये करंट कैरिंग लूप का केस है। और पोटेंशियल एनर्जी कैसे हो जाएगा, तो जैसे P को इंटीग्रेट करने से पोटेंशियल एनर्जी का रिजल्ट बनता है चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव ऑफ वर्क डन, तो P साइन थीटा को इंटीग्रेट करने से ये रिजल्ट बना था। तो यहाँ पे भी जो पोटेंशियल एनर्जी का रिजल्ट बन जाएगा वो कितने आ जाएगा, तो पोटेंशियल एनर्जी का रिजल्ट हो जाएगा तो माइनस एम डॉट बी। मतलब पोटेंशियल एनर्जी हो जाएंगे माइनस एम बी कॉस थीटा। तो फोर्स जीरो है, तो थीटा के किसी भी पोजीशन के लिए फोर्स जीरो है, इसका मतलब इट इज इन इक्विलिब्रियम। कैसा, ट्रांसलेटरी। तो ट्रांसलेटरी इक्विलिब्रियम फॉर एनी वैल्यू ऑफ थीटा। तो ट्रांसलेटरी इक्विलिब्रियम थीटा के किसी भी वैल्यू पे होगा, कहीं पे भी रख दो, अगर बी यूनिफॉर्म है तो फोर्स जीरो होगा, सो इट इज इन ट्रांसलेटरी इक्विलिब्रियम फॉर एनी वैल्यू ऑफ थीटा। लेकिन जब हम रोटेटरी इक्विलिब्रियम की बात करेंगे तो वहां पे टॉर्क का चर्चा होगा। तो टॉर्क जीरो, तो टॉर्क जीरो देखो किस केस में होगा, साइन थीटा जीरो। तो साइन थीटा जीरो कब कब होगा, साइन थीटा का वैल्यू जीरो कब मिलेगा, तो थीटा जीरो पे और 180 पे। तो इसका मतलब टॉर्क जीरो अपने को दो केस में मिल रहा है, इसमें भी और इसमें भी, मतलब वी कैन गेट द टॉर्क इज इक्वल टू जीरो। तो टॉर्क जीरो दो केस में आएगा, एक थीटा जीरो में और एक थीटा 180 डिग्री में। लेकिन थीटा जीरो पे अगर देखो तो पोटेंशियल एनर्जी कितने हो जाएगा, तो कॉस जीरो 1, यानी पोटेंशियल एनर्जी माइनस एम बी। तो थीटा जीरो पे पोटेंशियल एनर्जी जो मिल रहा है मिनिमा, यानी माइनस एम बी, और थीटा 180 पे देखेंगे तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा, तो cos 180 इज -1, तो माइनस माइनस प्लस एम बी, यानी पोटेंशियल एनर्जी हो गई यहां मैक्सिमा प्लस एम बी। तो अब बताओ कि टॉर्क तो जीरो दोनों ही केस में है, इसका मतलब रोटेटरी इक्विलिब्रियम के दो केस, थीटा जीरो और थीटा 180 डिग्री। लेकिन जब पोटेंशियल एनर्जी मिनिमा होगा तो इसका मतलब ये केस, ये लोकेशन क्या हो जाएगा, तो ये थीटा जीरो हो गया हमारे अपने को, पोटेंशियल मिनिमा है, इसलिए ये स्टेबल रोटेटरी इक्विलिब्रियम, और थीटा 180 हो गया अनस्टेबल रोटेटरी इक्विलिब्रियम। थीटा 180 को हम लोग क्या बोलेंगे, अनस्टेबल रोटेटरी इक्विलिब्रियम, रोटेटरी, और थीटा जीरो को बोलेंगे स्टेबल रोटेटरी इक्विलिब्रियम। So theta 0 is stable rotatory equilibrium and theta 180 is unstable rotatory equilibrium। रीजन समझ में आ गया, थीटा 0 पे पोटेंशियल मिनिमा है, थीटा 180 पे पोटेंशियल मैक्सिमा है। यही चीज इलेक्ट्रिक डायपोल में भी बनते हैं, वहां पे भी फोर्स जीरो है, इसका मतलब उधर भी बोल सकते हो कि ट्रांसलेटरी इक्विलिब्रियम किसी भी थीटा के लिए है। लेकिन यहां पे भी टॉर्क जीरो दो ही केस में बनेगा, थीटा 0 पे और थीटा 180 पे, क्योंकि टॉर्क का मतलब यहाँ हो जाएगा P साइन थीटा, यहाँ पे है एम बी साइन थीटा। तो टॉर्क जीरो यानी साइन थीटा जीरो, साइन थीटा जीरो, थीटा जीरो और थीटा 180। लेकिन 180 पे पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमा है, थीटा जीरो पे पोटेंशियल मिनिमा है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी सेम होगा, थीटा 180 पे पोटेंशियल हो जाएगा मैक्सिमा प्लस P, और थीटा जीरो पे पोटेंशियल हो जाएगा मिनिमा माइनस P। तो थीटा जीरो इज स्टेबल इक्विलिब्रियम रोटेटरी इक्विलिब्रियम, थीटा 180 इज अनस्टेबल रोटेटरी इक्विलिब्रियम। तो अगर हम लोग स्टेबल रोटेटरी इक्विलिब्रियम की अब बात करें तो वहां से किसी चीज को अगर डिस्प्लेस किया जाएगा तो इफ डायपोल इज डिस्टर्ब्ड इन एंगुलर, इफ डायपोल इज डिस्टर्ब्ड इन एंगुलर, कहां से, फ्रॉम स्टेबल रोटेटरी इक्विलिब्रियम।
मीन्स थीटा इक्वल टू 0 से अगर इसको कुछ डिस्टर्ब किया जाए, कितने एंगल से डिस्टर्ब किया, मान लेते हैं थीटा एंगल से ही डिस्टर्ब किया, तो चूंकि ये स्टेबल रोटेटरी इक्विलिब्रियम है तो मोशन कैसा स्टार्ट हो जाएगा, देन मोशन इज ऑसिलेटरी। तो कभी भी जैसे सिंपल पेंडुलम है, आप इसको इक्विलिब्रियम पोजीशन से, तो उस जैसे पेंडुलम का ये इस तरीके का पोजीशन क्या होता है, स्टेबल रोटेटरी इक्विलिब्रियम, लेकिन इसको साइड में लाके छोड़ देते हैं तो इसका मोशन क्या हो जाता है, इस तरीके से ऑसिलेट करने लगता है। तो कभी भी स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन से किसी चीज को डिस्टर्ब किया जाए तो मोशन ऑसिलेटरी तो कंफर्म है। तो इफ डायपोल इज डिस्टर्ब्ड इन एंगुलर फ्रॉम स्टेबल रोटेटरी इक्विलिब्रियम, यानी थीटा 0 से अगर इसको डिस्टर्ब कर दिया जाए तो मोशन ऑसिलेटरी हो जाएगा। लेकिन एसएचएम हमेशा नहीं होता है, तो एसएचएम के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो एसएचएम के लिए हमें देखना पड़ता है लीनियर के केस में एफ प्रोपोर्शनल टू एक्स, और टॉर्क के केस में, रोटेशन के केस में टॉर्क प्रोपोर्शनल टू थीटा। तो अगर थीटा एंगल पे गए तो टॉर्क का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो थीटा पोजीशन पे गया तो यहां पे टॉर्क किसके बराबर हो रहा है, तो टॉर्क बन रहा है mb, टॉर्क बाय द मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू आई अल्फा, और टॉर्क क्या हो जाएगा, माइनस mb साइन थीटा, इट इज आई अल्फा। तो अल्फा और थीटा का चूंकि डायरेक्शन अपोजिट है इसलिए माइनस, कि अगर हमने इसको डिस्टरबेंस दिया थीटा एंटी क्लॉकवाइज तो टॉर्क क्या बन रहा है, क्लॉकवाइज। तो अल्फा थीटा का अपोजिट सेंस है इसलिए यहां पे माइनस हो गया, तो माइनस mb साइन थीटा इज आई अल्फा, सो अल्फा इक्वल टू माइनस mb बाय आई इंटू साइन थीटा। तो अल्फा प्रोपोर्शनल टू माइनस थीटा नहीं हुआ, इसलिए लार्जर थीटा के लिए ये ऑसिलेटरी है लेकिन एसएचएम नहीं है। लेकिन जब हम कंडीशन लगा देंगे इफ थीटा इज वेरी स्मॉल, तो अगर थीटा स्मॉल है तो ऐसे केस में साइन थीटा को थीटा लिख देंगे, साइन थीटा इज अप्रोक्सीमेटली थीटा, तो अल्फा इक्वल टू माइनस mb बाय आई इंटू थीटा। तो जैसे लीनियर एसएचएम में a इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स होता है, वैसे एंगुलर के केस में अल्फा इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर थीटा होता है। तो अगर इससे कंपेयर करेंगे तो इसका मतलब मोशन क्या हो रहा है, सो मोशन इज एसएचएम। तो इफ थीटा इज स्मॉल देन मोशन इज एसएचएम। और टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, तो ओमेगा स्क्वायर है mb बाय आई, तो ओमेगा हो जाएगा अंडर रूट mb बाय आई। आई का मतलब यहाँ मोमेंट ऑफ इनर्शिया से है, करंट से कंफ्यूज नहीं होना है। तो आई का मतलब यहाँ पे करंट है, जबकि ये आई का मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। तो ऐसा करते हैं आई सफिक्स m कर देते हैं, तो ध्यान रहेगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो इसलिए टाइम पीरियड ओमेगा का वैल्यू हो जाता है 2 पाई बाय टी। ओमेगा को लिख सकते हो ना यहाँ पे, ओमेगा का मतलब हो गया 2 पाई बाय टी, तो ओमेगा हो गया 2 पाई बाय टी। सो द टाइम पीरियड इज 2 पाई अंडर रूट आई बाय mb, लेकिन आई का मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया, आई सफिक्स m कर दे रहा हूं, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिवाइडेड बाय मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट m इंटू बी। अगर तुम्हें ध्यान हो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी सेम होता है, और वहां पे भी थीटा 0 में स्टेबल इक्विलिब्रियम, थीटा 180 में अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, थीटा 0 से डिस्प्लेस करेंगे तो लार्ज थीटा के लिए मोशन ऑसिलेटरी बट नॉट एसएचएम। एसएचएम तभी होगा इफ थीटा इज वेरी वेरी स्मॉल। तो स्मॉल थीटा में जब ये बार मैग्नेट ऑसिलेट करेगा तो लार्जर थीटा ऑसिलेटरी बट नॉट एसएचएम, और स्मॉल थीटा है तो एसएचएम भी हो जाएगा। उसी तरीके से लूप है, तो अगर m और b वेक्टर पैरेलल है तो स्टेबल इक्विलिब्रियम है, लार्ज थीटा दोगे तो ऑसिलेटरी बट नॉट एसएचएम, और स्मॉल थीटा में अगर डिस्टर्ब कर दिया जाए तो एसएचएम होगा। और ये केस हो चाहे ये केस हो, दोनों केस में एसएचएम हो गया। तो टाइम पीरियड का क्या फार्मूला हो गया, 2 पाई अंडर रूट आई बाई mb। तो करंट कैरिंग सर्कुलर लूप भी है, तब भी m का मतलब यहाँ मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, लेकिन NIA से आएगा, और अगर बार मैग्नेट है तो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट पोल स्ट्रेंथ इनटू 2L से आएगा। लेकिन दोनों केस में फार्मूला सेम ही हो गया, 2 पाई अंडर रूट आई बाई mb। आई का मतलब यहाँ मोमेंट ऑफ इनर्शिया। इस वाले में थोड़ा ध्यान से सतर्क रहना, ऐसा नहीं कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया में को भी आई लिख दिया और m के जगह पे NIA लिख दिया, आई से आई कैंसिल नहीं कर देना है। तो यहाँ आई मतलब करंट को अलग से ध्यान रखना है, और ये जो आई है ये आई कौन सा है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया।
और यही चीज इलेक्ट्रिक डायपोल में क्या बनते थे, तो इलेक्ट्रिक डायपोल में थीटा जीरो से अगर डिस्टर्ब करते थे, एंड थीटा जीरो मतलब वहाँ स्टेबल इक्विलिब्रियम होते थे, स्टेबल रोटेटरी इक्विलिब्रियम, और अगर डायपोल को थोड़ा डिस्टर्ब किया जाए तो वहाँ पे टाइम पीरियड का फार्मूला बनता था 2π√I/PE। तो डायपोल का टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन 2π√I/PE, सेम रिजल्ट उसी तरीके से 2π√I/MB। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट है, इधर मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, इधर एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड E और यहाँ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड B। सो टाइम पीरियड का फार्मूला याद भी रख सकते हो। डायपोल का इलेक्ट्रिक डायपोल 2π√I/PE और मैग्नेटिक डायपोल का केस है तो 2π√I/MB। चलो कुछ एग्जाम्पल देखते हैं कि अगर एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है B यूनिफॉर्म, और इसके अंदर कोई बार मैग्नेट है, ठीक है, जिसका मैग्नेटिक मोमेंट हो गया M। तो M और B के बीच का एंगल हो गया थीटा। तो पूछ सकता है फाइंड द वर्क डन। फाइंड द वर्क डन इन रोटेटिंग the magnet from theta equal to 30 degree to 60 degree, where theta is the angle between M and B। ठीक है, यहाँ पे दे ही रखा है कि जो वेक्टर M है और B है, दोनों के बीच का एंगल थीटा है। तो फाइंड द वर्क डन इन रोटेटिंग द मैग्नेट फ्रॉम 30 डिग्री टू 60 डिग्री। तो मैग्नेट को कोई रोटेट कर रहा है, कौन, कोई एक्सटर्नल फोर्स। तो यहां पे पूछ रहा है व्हाट इज द वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स। सो व्हाट इज द वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स। तो वर्क एनर्जी चैप्टर में हम लोग सीखते हैं अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स का वर्क है, फ्रिक्शन वहां पे नहीं है, तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स किसके बराबर, चेंज इन मैकेनिकल एनर्जी। चेंज इन मैकेनिकल मतलब चेंज इन काइनेटिक प्लस चेंज इन पोटेंशियल। तो बार मैग्नेट 30 डिग्री पे भी रेस्ट पे, 60 डिग्री पे भी रेस्ट पे, तो चेंज इन काइनेटिक जीरो। तो इसका मतलब ये किसके बराबर हो गया, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। तो इसका मतलब ये यहाँ पे क्या करना है, U2 माइनस U1। पोटेंशियल एनर्जी का क्या फार्मूला हम लोगों ने सीखा। तो अगर किसी एक्सटर्नल फील्ड में है मैग्नेट, तो इसका मतलब पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला माइनस m.b। तो पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला हमें क्लियर है कि पोटेंशियल एनर्जी का जो फार्मूला है U इज माइनस m.b, यानी माइनस MB कॉस ऑफ थीटा। तो पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला U2 के कितने हो जाएंगे, तो माइनस MB कॉस 60। तो माइनस MB कॉस 60 डिग्री माइनस फिर से यहाँ पे माइनस MB कॉस 30 डिग्री। तो इस तरह के क्वेश्चन हो सकते हैं। या फिर ये भी बोल सकता है कि इनिशियली ये B हो गए, तो शुरू में मैग्नेट इस तरीके से है, तो M वेक्टर और B वेक्टर दोनों एक दूसरे के अपोजिट, और इसको अब रोटेट कर दिया किस तरीके से, तो इस तरीके से रोटेट किया कि M वेक्टर और B वेक्टर दोनों एक दूसरे के पैरेलल हो गए। तो यहाँ से यहाँ लाने में हमें वर्क डन क्या करना पड़ेगा, व्हाट इज द वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स। तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स इन रोटेटिंग द बार मैग्नेट। तो यहाँ पे अगर देखो तो थीटा 1 हो गए 180 डिग्री और थीटा 2 हो गए 0 डिग्री। तो अगेन वर्क डन बाय एक्सटर्नल, इसका मतलब डेल्टा K प्लस डेल्टा U। कोई भी एक्सटर्नल फोर्स ने वर्क डन किया तो वो कहाँ जाएगा, फ्रिक्शन है नहीं, तो यहाँ पे चेंज इन काइनेटिक, चेंज इन पोटेंशियल, बार मैग्नेट दोनों पोजीशन में रेस्ट में है, चेंज इन काइनेटिक 0, चेंज इन पोटेंशियल U2 माइनस U1। तो पोटेंशियल एनर्जी कितने होते हैं, माइनस m.b। तो इसका मतलब थीटा 0 पे क्या हो गए, माइनस MB कॉस 0 माइनस माइनस MB कॉस 180। तो ये हो जाएगा माइनस MB, ये हो गया माइनस माइनस प्लस, कॉस 180 भी क्या है, -1। तो ये माइनस माइनस प्लस थे, कॉस 180 -1 हो गए, तो फाइनली इट इज माइनस MB।
ठीक है। ऐसे भी थीटा 0 पे याद होगा कि ये स्टेबल इक्विलिब्रियम, पोटेंशियल एनर्जी मिनिमा, तो ये हो जाएगा -mb, तो फाइनल वाला हो गया -mb, जबकि इनिशियल वाला हो गया +mb। ठीक है, तो -mb, तो ये दोनों मिला के क्या हो गए -2mb। तो ये वर्क डन बाय एक्सटर्नल हो गए। चलो एक और एग्जांपल देखते हैं इसी तरीके से। अगर एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड B है, बार मैग्नेट इस पोजीशन पे है, सेंटर O पे ये हिंज किया हुआ है, इधर नॉर्थ पोल इधर साउथ पोल, तो इधर हो गया मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट M। तो ये थीटा 0 पे है, तो इसका मतलब अभी ये किस लोकेशन पे है, तो दिस वन इज इन स्टेबल रोटेटरी इक्विलिब्रियम। तो फाइंड द टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन फॉर स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो अगर स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट से छोड़ दिया जाए तो इसका टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन क्या होगा। तो स्टेबल रोटेटरी इक्विलिब्रियम से कभी भी डिस्टर्ब करेंगे तो ऑसिलेशन होगा, लेकिन जैसे ही स्मॉल डिस्प्लेसमेंट बोला तो इसका मतलब SHM, और SHM है तो टाइम पीरियड का फार्मूला क्या हो गया 2π√I मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिवाइडेड बाय mb। अब यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया के लिए क्या होगा, तो आई का मतलब होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो ये रॉड है, रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है ml²/12। तो अगर इसके लेंथ मतलब इसका मास दे रखा है m और इसके लेंथ दे रखे हैं, अच्छा डायपोल मास को m नहीं लिख के यहाँ पे कुछ मैं मास को W लिख देता हूँ क्योंकि पोल स्ट्रेंथ से कन्फ्यूजन ना हो। तो मास है W, लेंथ है L, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसके क्या हो जाएंगे, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा ml²/12। तो मास को यहाँ W लिखा गया है WL²/12, तो ये हो गए मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और डिवाइडेड बाय मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट m × b। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का वैल्यू लिख दिया ml²/12। मास का मतलब मास को यहाँ W से रिप्रेजेंट किया, लेंथ L है तो WL²/12। हाँ, ऐसा भी हो सकता था कि मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट नहीं दिया होता, पोल स्ट्रेंथ दिए होते, तो फिर पोल स्ट्रेंथ, अब इसका ज्योमेट्रिकल लेंथ L दिया हुआ है, तो इसका मतलब M का वैल्यू यहाँ पे क्या होते, तो अगर पोल स्ट्रेंथ स्मॉल m दिया होता तो मैग्नेटिक लेंथ यहाँ पे L नहीं होता, मैग्नेटिक लेंथ 5/6 × L होते। तो कैपिटल M के जगह पे डायपोल मोमेंट के जगह पे लिख सकते हैं पोल स्ट्रेंथ इनटू सेपरेशन बिटवीन द पोल, जो कि ज्योमेट्रिकल लेंथ का 5/6 टाइम होता है। अप्रॉक्सीमेट ये 0.8 के आसपास हो जाएगा, है कि नहीं। 5/6 का अप्रॉक्सीमेट वैल्यू क्या हो गया, 5 पे 0 रखो डेसिमल, 6 8 जा 48, ठीक है, तो 0.83 के आसपास होता है ये 5/6। तो ज्योमेट्रिकल लेंथ L है तो मैग्नेटिक लेंथ क्या हो जाएगा 5/6 × L, और पोल स्ट्रेंथ यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे, M का मतलब हो गया पोल स्ट्रेंथ। तो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट रिप्लेस किया जा सकता है पोल स्ट्रेंथ इनटू ज्योमेट्रिकल लेंथ इनटू 5/6, क्योंकि यहाँ मैग्नेटिक लेंथ चाहिए, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड B हो गए, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया रॉड का याद रखना ml²/12। लेकिन सब मास m सारे सिंबल है, तो सिंबल में थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट को हमने यहाँ कैपिटल M लिखा है, पोल स्ट्रेंथ को स्मॉल m लिखा है, और इसके मास को यहाँ W लिखा है, तो इसलिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया WL²/12 हो गए।